हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट चैप्टर पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको इसका सिक्स्थ चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शो है वे शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की जो फिफ्थ चैप्टर था उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका सामान्य ऐच्छिक विषय है, जीई सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट जनरल इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स है, इसका जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज में भी होता है। तो अगर आप कोई से भी कोर्सेज से बिलोंग कर रहे हो, कोई से प्रोग्राम या ऑनर से बिलोंग कर रहे हो और आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो है सरकार के साथ खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्र आय का निर्धारण। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़े हैं कि जो सरकार है उसके साथ जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें जो राष्ट्र आय का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, इस सभी को ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं इस अध्याय में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव को ध्यान में केंद्रित रखते हुए राष्ट्र आय के निर्धारण पर चर्चा की जाती है। जो आपका ये चैप्टर है इसमें सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र आय का निर्धारण है उस पर चर्चा की जाएगी। जब सरकार व्यय, कर, सब्सिडी आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है और देश का अन्य देशों के साथ निर्यात आयात बढ़ाती है, तो इसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब जो सरकार होती है वो व्यय, कर, सब्सिडी इन सभी के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करती है और जो देश के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात होता है, तो इसे ही हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार और बाहरी क्षेत्र के हस्तक्षेप से राष्ट्र आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जो आपका सरकार और बाहरी क्षेत्र होता है उनके हस्तक्षेप से जो राष्ट्र आय का निर्धारण है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। सरकारी नीतियां और व्यापार गतिविधियां समग्र मांग आपूर्ति को प्रभावित करती है। जो आपकी सरकारी नीति और व्यापार गतिविधियां होती है वे समग्र मांग आपूर्ति को प्रभावित करती है, जिससे देश की आय और उत्पादन का संतुलन तय होता है। यह अध्याय आर्थिक नीतियों और राष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र आय के संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जो आपकी देश की आय होती है और उसका उत्पादन का संतुलन होता है वो तय होता है। और जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्र आय का संतुलन है उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं उत्पादन का संतुलन स्तर। जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, तब जो उत्पादन और आय का स्तर प्राप्त होता है उसे हम उत्पादन का संतुलन स्तर कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, और जो आपके समग्र आपूर्ति है, एग्रीगेट सप्लाई है, उन दोनों के बीच अगर संतुलन स्थापित हो जाता है तो उसे ही हम उत्पादन और आय का स्तर, उससे ही हमें जो उत्पादन और आय का स्तर है वो प्राप्त होता है, तो उसे ही हम उत्पादन का संतुलन स्तर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं संतुलन स्तर का तात्पर्य। यह वह बिंदु होता है जहां कुल मांग और कुल आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जो आपका ये संतुलन स्तर होता है ये एक प्रकार का वह बिंदु होता है जिसमें आपकी जो कुल मांग और कुल आपूर्ति है वे एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब कि जो आपकी कुल मांग होती है वो इक्वल टू कुल आपूर्ति के बराबर होती है। इस स्तर पर अर्थव्यवस्था में ना तो अत्यधिक उत्पादन होता है और न ही अल्प उत्पादन। जो आपका ये संतुलन स्तर है इसमें अर्थव्यवस्था में ना तो अधिक उत्पादन होगा और न ही कम उत्पादन होगा। इस स्थिति में योजनाबद्ध बचत और योजनाबद्ध निवेश भी बराबर होते हैं। जो आपकी ये संतुलन स्तर है इसमें जो योजनाबद्ध बचत है, प्लान इन सेविंग है, और जो योजनाबद्ध निवेश है, प्लान इन इन्वेस्टमेंट है, वे सभी बराबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं उत्पादन का संतुलन कैसे प्राप्त होता है। यदि आपकी इसमें हम तीन स्थिति देखेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखें यदि समग्र मांग बड़ी है और समग्र आपूर्ति छोटी है, तो जो मांग है उसके अधिक होने से उत्पादन बढ़ता है, जिससे कि आपका रोजगार भी बढ़ता है और आय में भी वृद्धि होती है। सेकंड, आपका यदि आपकी समग्र आपूर्ति बढ़ी है और समग्र मांग छोटी है, तो जिससे कि मांग
कम होने से जो उत्पादन है वो भी घटता है और इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है और आय में भी कमी आती है। थर्ड, आपका जो समग्र मांग और समापूर्ति बराबर होती है तो इस स्थिति में जो उत्पादन है वो स्थिर रहता है और जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन स्थिति में ही रहती है। अब हम संतुलन का सूत्र देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे आता है y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ आपका जो y होता है वो राष्ट्र आय होता है और जो c होता है वो उपभोग व्यय होता है और जो i होता है वो निवेश व्यय होता है और जो g होता है वो सरकारी व्यय और x निर्यात और m आयात। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात आयात के माइनस योग को ही हम राष्ट्रीय आय या वाई कहते हैं। तो ये हमने संतुलन का सूत्र देख लिया। अब हम देख लेते हैं आपका गुणक तंत्र, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। गुणक तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शुरुआती निवेश या व्यय में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। जो आपका गुणक तंत्र है उसमें ऐसा होता है, जो शुरुआती निवेश होता है या व्यय होता है उसमें वृद्धि होने पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें कई गुना वृद्धि होती है। इस आय को गुणक प्रभाव भी कहा जाता है। जो आपकी आय होती है इसको हम गुणक प्रभाव भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी मूल अवधारणाएं। यदि सरकार या कोई अन्य इकाई अर्थव्यवस्था में निवेश करती है तो इससे लोगों की आय बढ़ती है। बढ़ी हुई आय से उपभोग में वृद्धि होती है जिससे मांग और उत्पादन बढ़ता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और अंततः राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। यदि सरकार या कोई अन्य इकाई है वो अर्थव्यवस्था में निवेश कर रही है तो उससे क्या होगा, जो लोगों की आय है वो बढ़ेगी और जो आय बढ़ी है उससे उपभोग में भी वृद्धि होगी, जिससे कि जो आपकी मांग और उत्पादन है वे भी बढ़ता है और जो ये प्रक्रिया है बार बार दोहराई जाती है और जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब हम आपके गुणक तंत्र का महत्व देख लेते हैं। यह समझाता है कि सरकार या निजी क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश से अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी से आय और उत्पादन बढ़ सकता है। मंदी के समय सरकार व्यय बढ़ाकर राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकती है। जो आपका गुणक तंत्र है वो ये कहता है कि सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश से जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेजी से आय और उत्पादन बढ़ सकता है और जो मंदी का समय होता है उसमें सरकार व्यय बढ़ाकर राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकती है। अब हम देख सकते हैं अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जो आपकी अतिरिक्त मांग होती है, एक्सक्यूज डिमांड होती है, ये तब उत्पन्न होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड और समग्र आपूर्ति एग्रीगेट सप्लाई यह अधिक हो जाती है। यह स्थिति आमतौर पर मुद्रास्फीति या अर्थव्यवस्था के अत्यधिक विस्तार के समय उत्पन्न होती है। जो आपकी एक्सेस डिमांड है ये जब उत्पन्न होती है जब आपको जो एग्रीगेट डिमांड होती है एडी होती है, समग्र मांग होती है, और जो आपका एएस होता है एग्रीगेट सप्लाई होता है, समग्र आपूर्ति होती है, ये दोनों बढ़ जाते हैं। और ये आपकी स्थिति कब बनते हैं? ये स्थिति मोस्टली जब बनते हैं जब आपकी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या अर्थव्यवस्था के अत्यधिक विस्तार के समय ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहला आता है उपभोक्ता व्यय में वृद्धि। जब उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है या वे अधिक खर्च करना शुरू करते हैं तो मांग बढ़ जाती है। कम कर या सरकारी सब्सिडी भी उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देती है। जब आपको उपभोग करने वाला की जो आय होती है वो बढ़ती है तो जो आपके खर्चे हैं वे भी अधिक हो जाते हैं, जिससे कि आपकी मांग बढ़ती है। और जो टैक्स होते हैं, कर होते हैं, वे सरकारी सब्सिडी भी उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देती है। सेकंड आपका आता है सरकारी व्यय में वृद्धि। जब सरकार लोक कल्याण, अवसंरचना, रक्षा आदि पर अधिक व्यय करती है तो मांग में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बढ़ता है और अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। जब आपकी जो सरकार होती है वो लोक कल्याण, अवसंरचना, रक्षा इन पर व्यय करती है तो जो मांग होती है उसमें वृद्धि होती है, जिससे कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन प्रवाह बढ़ता है और अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। थर्ड हम देख लेते हैं निजी निवेश में वृद्धि। जब ब्याज दरें कम होती है तो निजी क्षेत्र अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। इससे उत्पादन क्षमता और मांग दोनों में वृद्धि होती है। अगर आपका जो ब्याज की दर होगी वो कम होगी तो जो निजी क्षेत्र होगा वो अधिक निवेश करेगा, जिससे कि आपकी उत्पादन क्षमता और मांग दोनों में वृद्धि होगी। फोर्थ आपका आता है निर्यात में वृद्धि। यदि किसी देश के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ जाती है तो निर्यात बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय आय और मांग में वृद्धि होती है। फिफ्थ आपका आता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब केंद्रीय बैंक अधिक मात्रा में मुद्रा आपूर्ति करता है तो बाजार में धन प्रवाह बढ़ता है। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और मांग में वृद्धि होती है। जो आपका केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि हमारे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है, अगर ये अधिक मात्रा में मुद्रा आपूर्ति करेगा तो जो बाजार है उसमें धन प्रवाह बढ़ेगा, जिससे कि आपके लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और मांग में वृद्धि भी होगी। सिक्स्थ आपका आगा भविष्य की आशाओं और अपेक्षाओं में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता या निवेशक भविष्य में आय या लाभ बढ़ने की उम्मीद करते हैं तो वे अधिक खर्चे निवेश करते हैं। इससे मांग में भी वृद्धि होती है। सेवन आपका करों में कमी। जब आपकी जो सरकार होती है वो आयकर, बिक्री कर या अन्य करों में कटौती करती है तो जो लोगों के पास अधिक व्यय होती है वो बचती है
और यह खर्च और मांग दोनों को बढ़ा देता है। 8 आपका आता है आय वितरण में परिवर्तन। यदि गरीब वर्ग के लोगों की आय बढ़ती है तो जो उनकी उपभोग प्रवृत्ति होती है वो अधिक होने के कारण मांग बढ़ाती है और यह मांग में असमान वृद्धि का कारण बन सकती है। अब हम देख लेते हैं मांग में अधिकता और कमी को ठीक करने के जो उपाय है उनको हम देख लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग उत्पादन से अधिक हो जाती है तो इसे अतिरिक्त मांग कहा जाता है और जब मांग उत्पादन से कम हो जाती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। दोनों स्थितियों से अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में आ जाती है। इसलिए इन समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न नीतियों का उपयोग किया जाता है। जो आपकी अर्थव्यवस्था उसमें होती है, अगर उसमें मांग उत्पादन में अधिकता आ जाती है तो उसको हम एक्सक्यूज डिमांड या अतिरिक्त मांग कहते हैं और अगर मांग में कमी आ जाती है तो उसमें हम मांग में कमी या डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ये जो दोनों ही स्थिति है यही अर्थव्यवस्था का संतुलन कर देती है और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए जो सरकार है और केंद्रीय बैंक है वे विभिन्न नीतियाँ उपयोग करता है। तो चलिए उन नीतियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मांग में अधिकता को ठीक करने के उपाय है उन उपायों को हम देख लेते हैं। मांग में अधिकता का अर्थ है अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है जिससे मुद्रास्फीति होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। जो आपका मांग में अधिकता होती है इसका अर्थ ये होता है जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई होती है एडी और एएस हो जाता है, ये एडी एएस से अधिक हो जाता है जिससे कि आपकी जो मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसको नियंत्रित करने के लिए ही सरकार के जो निम्न उपाय है उनको हम देख लेते हैं। जिसमें आपकी सबसे पहले आती है मौद्रिक नीति। इसके पहला पॉइंट आएगा ब्याज दरों में वृद्धि। केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर लोगों को बचत के लिए प्रेरित करता है। इससे निवेश और खपत कम होती है और मांग घट जाती है। जो आपका केंद्रीय बैंक हो गया जैसे कि हमारे यहाँ का आरबीआई हो गया, वे ब्याज दरें को बढ़ाकर जो लोगों की बचत होती है उसको बढ़ाता है और जो जिससे आपके जो निवेश और खपत है वो कम होती है और मांग घट जाती है। सेकंड आपका मुद्रा आपूर्ति में कमी। केंद्रीय बैंक खुले बाजार में ब्रांड बेचकर बाजार से अतिरिक्त धन को वापस ले लेता है। इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए कम धन होता है जिससे मांग में कमी आती है। जो आपका केंद्रीय बैंक होता है वो खुले बाजार में ब्रांड बेचता है और बाजार से अतिरिक्त धन को वापस ले लेता है। इससे क्या होता है जो लोगों के पास खर्च करने के लिए धन होता है वो कम हो जाता है जिससे कि आपकी मांग में कमी आती है। थर्ड आपका आता है नगद आरक्षित अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि बढ़ाने के लिए सीआरआर अपॉन सीएलआर बढ़ाया जाता है जिससे कि जो बैंक होते हैं उसके पास ऋण देने के लिए धन कम हो जाता है जिससे कि आपकी मांग में कमी आती है। अब हम दूसरे देखते हैं जो नीति आती है वो आती है राजकोषीय नीति। इसमें सबसे पहला आएगा सरकारी व्यय में कमी। जो सरकार होती है वो अपने व्यय जैसे कि अवसंरचना कल्याण योजनाएं इनमें कमी करती है जिससे कि जो बाजार है उसमें मांग घटती है। सेकंड आपका करों में वृद्धि जिसमें सरकार आयकर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इन सभी में वृद्धि कर दी जाती है जिससे कि जो लोगों के पास आय होती है वो कम बचती है और मांग में कमी आती है। थर्ड आपका निजी निवेश पर प्रतिबंध। जो कि सरकारी निजी क्षेत्र के अनावश्यक निवेश है उनको सीमित कर दिया जाता है। इससे मांग और महंगाई पर भी नियंत्रण होता है। अब हम देख लेते हैं जो मांग है उसमें कमी ठीक करने के क्या उपाय है। मांग में कमी का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से कम हो जाती है जिससे मंदी और बेरोजगारी बढ़ती है। इसे सुधारने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। इसमें जो आपका एडी होता है वो एस से कम हो जाता है जिससे कि जो आपकी मंदी और बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ जाती है और इसको सुधारने के लिए जो निम्न उपाय है उनको हम देख लेते हैं। इसमें भी जो आपकी सबसे पहले आएगी वो आएगी मौद्रिक नीति जिसमें ब्याज दरों में कमी कर दी जाएगी। जो केंद्रीय बैंक होता है वो ब्याज दरों को कम कर देता है जिससे कि जो लोग हैं वे अधिक ऋण लेते हैं और अपने उपभोग और निवेश बढ़ाते हैं जिससे कि मांग में वृद्धि होती है। सेकंड आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जो केंद्रीय बैंक होता है वो खुले बाजार में ब्रांड खरीदता है जिससे कि जो बाजार है उसमें धन की आपूर्ति बढ़ती है और लोगों के पास अधिक धन होता है और मांग भी बढ़ जाती है। थर्ड आपका सीआरआर एसएलआर में कमी। जो केंद्रीय बैंक होते हैं वह नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है जिससे कि जो बैंक होते हैं उनके पास अधिक धन उपलब्ध होता है और ऋण वितरण बढ़ता है जिससे कि आपकी मांग में वृद्धि होती है। अब हम दूसरा देख लेते हैं राजकोषीय नीति। इसमें आपका सबसे पहला आता है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार सार्वजनिक कल्याण रोजगार योजनाओं और अवसंरचना परियोजनाओं पर अधिक खर्च करती है जिससे कि जो लोग होते हैं उनके पास आय बढ़ती है और मांग में वृद्धि होती है। सेकंड आपका आता है करों में कमी। सरकार आयकर बिक्री कर आदि में कमी करती है जिससे जो लोग के पास खर्च करने के लिए धन होता है वो अधिक बचता है और मांग भी बढ़ जाती है। थर्ड आपका जो निजी निवेश को प्रोत्साहन है। सरकारी उद्यमियों को जैसे कि कम ब्याज दर और सुविधाएं देकर जो निवेश है उन करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि जो रोजगार है और मांग है वे दोनों ही बढ़ते हैं। तो ये हमने मुद्रा स्फीति को कम करने और बढ़ाने के लिए जो उपाय थे जो नीतियाँ थी उनको देख लिया। अब हम एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा।
तो सारांश में हम देखते हैं, जब उत्पादन अपने संतुलन स्तर पर होती है तो जो वस्तुओं की कुल मांग है वो मांग उत्पादन के स्तर के बराबर होती है, जहाँ की जो आपकी कुल मांग में परिवार द्वारा फर्म द्वारा उपभोग पर नियोजित व्यय शामिल होता है। इसलिए जो सरकार होती है वो निर्यात वस्तुओं सहित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का प्रयास करती है। और जब आपका उत्पादन अपने संतुलन स्तर पर होता है तो इन्वेंट्री में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता है। और जब सभी आर्थिक इकाइयाँ है वे ठीक वह खरीद नहीं रह सकती, जिसके लिए उन्होंने कुल बचत के लिए योजना बनाई थी। चूंकि जो पूंजी होती है वो संचय और कुल मांग के स्तर पर उत्पादन के सभी स्तरों के लिए कुल समायोजन प्रक्रिया एवं सम उत्पादन के स्तर से प्रभावित होती है, जो कुल आय के स्तर के बराबर होती है, तथा किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक बजट अधिशेष कर संग्रह में परिवर्तन आय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों के कारण होने वाले स्थानांतरण से प्रभावित होता है। जो आपकी निजी आय होती है उसमें परिवर्तन के कारण होता है, तथा जो आगे चलकर आपके पूर्ण रोजगार स्तर की ओर ले जाता है। तो ये हमने एक निष्कर्ष देख लिया, आप इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी मांग की आपूर्ति है उसको जो बढ़ाने के तरीके हैं उनको आप बताइएगा, शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका 6th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी 7th चैप्टर के ऊपर रहने वाली है। उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप सभी हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।